Good evening, students. So today we'll be discussing about Mendel's experiments in detail, that is the steps which Mendel undertook for his experiment. First of all, he selected some pea plants. So in the starting he selected pea plants which belong to almost 34 varieties, but then he just decreased the number of traits he was studying. Then he came down to 22 varieties. Then ultimately he selected pea plants which belong to 7 different varieties. तो 34 वैरायटी से काम करना शुरू करके अल्टीमेटली उन्होंने ये सोच लिया कि मैं इन 7 वैरायटीज़ पर ही काम करूँगा, बाकी वैरायटीज़ उन्होंने छोड़ दी। और उन 7 वैरायटीज़ में उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स चुने, जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, एंड इट वाज नॉट सो दैट ही वाज वर्किंग ऑन ऑल द 7 कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम। एक टाइम पे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर्स पे काम करते हैं। मान लीजिए एक टाइम पे वो एक कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो वो 2 पी प्लांट्स उन्होंने सिलेक्ट करे जिनकी उन्होंने आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करानी है। ओके, मान लीजिए इसमें से एक प्लांट टॉल है और एक ड्वार्फ है। तो क्या आपको लगता है इस प्लांट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा, हाइट? नहीं, इसमें और कैरेक्टर भी होंगे। इसमें फ्लावर भी होगा, फ्लावर की पोजीशन भी होगी, इसमें सीड का कलर, पॉड का शेप, सीड का शेप, सारे कैरेक्टर्स होंगे। बट उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक टाइम पे मैं सारे के सारे कैरेक्टर्स पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं एक टाइम पे एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर या ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैरेक्टर्स पे ध्यान दूंगा। तो एक कैरेक्टर, मान लो ये अब 2 प्लांट्स इन्होंने क्रॉसिंग कराई, उसके बाद उनको पहली जनरेशन के पौधे मिले। तो उस पौधे पे उन्होंने सिर्फ हाइट देखी कि अगर एक प्लांट टॉल है, दूसरा डॉफ है, तो जो इनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है वो टॉल है या वो डॉफ है। ये नहीं देखा उसका फ्लावर कलर क्या है, उसके फ्लावर की पोजीशन क्या है, सीड का कलर क्या है। सच अ क्रॉस in which only inheritance of one character is studied is known as monohybrid cross. इसको वो monohybrid cross कहते थे, that it is now also known as monohybrid cross. So it is a cross between 2 organisms in which only इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर इज स्टडीड। मान लीजिए वो एक टाइम पे 2 कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ये देखा चलो हाइट तो टॉल है, साथ में देखा कि जो इसमें सीड बनेंगे, सीड का शेप क्या है, राउंड है या रिंकल्ड है। 2 कैरेक्टर्स उन्होंने देख लिए, हाइट भी और सीड का शेप भी। देन इट वुड बी डाई हाइब्रिड क्रॉस। और साथ में अगर वो फ्लावर कलर भी देखने लगे तो वो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। तो इस तरह की क्रॉसेस उन्होंने करी। अब उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि शुरू कैसे करते थे। वो कोई प्लांट उन्होंने लिया, ठीक है, उसकी चाहे वो सेल्फिंग कराए, चाहे उसकी किसी दूसरे प्लांट से क्रॉसिंग कराएं। तो जब सेल्फिंग या क्रॉसिंग कराई जाती है तो क्या होता है, तब पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट से कंबाइन होता है और क्या बनता है, तब बनता है जाइगोट। और ओव्यूल क्या बन जाता है, वो बन जाता है सीड। तो सेल्फिंग या क्रॉसिंग कराने के बाद वो एक प्लांट में जितने सीड बनते थे उसको इकट्ठा कर लेते थे। उसको इकट्ठा करें, उसको फिर मिट्टी में डालते थे। उसके बाद उस बीज से जो नए प्लांट उगते थे वो उनकी फर्स्ट जनरेशन होती थी। फिर इन प्लांट्स की फिर क्रॉसिंग या सेल्फिंग कराएंगे। उसके बाद जो सीड होंगे उनको इकट्ठा करके मिट्टी में डालेंगे, फिर जो उगेगी वो 3rd जनरेशन होगी। तो इस तरह से उनके एक्सपेरिमेंट चलते थे। तो मतलब कि इसमें थोड़ा टाइम लगता था। प्लांट जो है वो पहले पॉलिनेशन होगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर सीड बनेंगे, सीड को उगाया जाएगा, अगली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन है, फिर दोबारा से उसकी जो है फर्टिलाइजेशन होगी, फिर सीड बनेंगे, फिर सेकंड जनरेशन मिलेगी। तो एक टाइम पर ये जो है एक पूरी जनरेशन को उगने के लिए लगभग 3 महीने लग जाते हैं। तो उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर्स पे बारी बारी से काम किया, तो काफ़ी साल लगे। ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स इन 1856 and he continued them up to 1863 and he published the results in 1865. तो इतने साल तक वो जो है ये सारे काम करते रहे। तो ये 3 years स्टार्टिंग
एंडिंग एंड पब्लिशिंग, ये आपको याद होने चाहिए। ओके, तो स्टेप्स जो थे वो, पहला स्टेप क्या करते थे वो, उन्होंने प्लांट लिया, कोई भी प्लांट लिया, जो भी कैरेक्टर ले लिया, मैं बार बार हाइट का कैरेक्टर जो है वहाँ से शुरू कर रही हूँ। तो मान लो प्लांट, टॉल प्लांट लिया। अब उनको ये तो नहीं पता कि ये सच्ची में टॉल है, मतलब प्योर टॉल है, या फिर ये मिक्स टॉल है, यानी जो ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो टॉल है। तो उन्होंने प्लांट लिया और उसकी सेल्फिंग करी। सेल्फिंग मतलब इसी प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन लिया और इसी के स्टिग्मा पर डस्ट कर दिया, ताकि इसी प्लांट के दो गैमेट्स आपस में कंबाइन हों। ओके, और फिर इस फ्लावर की बैगिंग कर दी। तो सभी फ्लावर्स इसमें जितने थे सब में सेल्फ पॉलिनेशन कराकर बैगिंग कर दी। अब जब सीड्स मिलेंगे उसको उगाया। फिर सेकेंड जनरेशन, जो इस फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स उगे उनकी भी सेल्फिंग करी। फिर आगे फिर बीज इकट्ठे करे, फिर 6-7 जनरेशन तक सेल्फिंग करी। और जब उन्हें ये एश्योर हो गए वो कि अब सिर्फ टॉल प्लांट ही उग रहे हैं, तो उनमें से एक टॉल प्लांट उन्होंने फाइनली सेलेक्ट कर लिया। यही चीज़ उन्होंने ड्वार्फ प्लांट के साथ भी करी। तो सबसे पहला स्टेप जो है मेंडल का, वो क्या हम लिखेंगे, सेल्फिंग। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेल्फिंग, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का क्या पर्पस है, टू गेट प्योर वैरायटीज़। जो टॉल है वो प्योर टॉल हो, जो ड्वार्फ हो वो प्योर, वैसे ड्वार्फ तो प्योर ही होता है। सो ही डिड सेल्फिंग सो दैट ही गेट्स सो दैट ही गॉट द प्योर वैरायटीज़। तो जब सेल्फिंग कर ली, अब उसमें से उन्होंने एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट सेलेक्ट कर लिया। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि मेल फीमेल कैसे, ये तो बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो एक प्लांट टॉल मान लीजिए, वो फीमेल प्लांट उन्होंने मान लिया। फीमेल प्लांट कैसे मान लिया, क्योंकि इसके फ्लावर्स में से उन्होंने एंथर रिमूव कर दिया, मतलब उसकी ईमैस्कुलेशन कर दी, तो वो फीमेल प्लांट हो गया। ड्वार्फ वाला मान लो मेल प्लांट मान लिया, मतलब इसके पोलन ग्रेन लिए और इस पे डस्ट कर दिए। ओके, सो दीज टू पेरेंट्स वर सिलेक्टेड। फिर ये जो मैंने बताया ये है क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। So what was his second step? His second step was selection of parents. सेल्फिंग करने के बाद उन्हें जितने भी पौधे मिले उसमें से एक को मेल पेरेंट और दूसरे को फीमेल पेरेंट मान लिया गया। दैट मीन्स ही सिलेक्टेड द पेरेंट्स। सेकेंड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की सिलेक्शन करने के बाद इन दोनों पेरेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन कराई गई या क्रॉसिंग करवाई गई। एक के पोलन ग्रेन को दूसरे के स्टिग्मा पे डस्ट किया गया। क्रॉसिंग कराने के बाद जो फर्टिलाइजेशन हुई होगी, सीड बने होंगे, वो सीड इकट्ठे किए और उन्हें मिट्टी में डाल दिया। अब जो पौधे मिले वो क्या हैं, दे आर द प्लांट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। सो ही गॉट फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। तो उनको F1 जनरेशन के प्लांट मिल गए। अब इन प्लांट्स की उन्होंने सेल्फिंग कराई। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स की सेल्फिंग कराई। उसके बाद अब की बार जब बीज उगाएंगे तो अब जो जनरेशन मिलेगी वो होगी सेकेंड जनरेशन। सो ही गॉट F2 जनरेशन। और कभी कभी उसमें भी सेल्फिंग करा के थर्ड जनरेशन तक भी वो पहुँचे। फिर उन्होंने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाए और अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट करे। सो दीज वर द मेन स्टेप्स। ओके, सो ही सेलेक्टेड प्लांट्स, then he self pollinated them. When he was assured that all these plants they are pure, then he selected two parents of contrasting characters, then he crossed them, then he collected the seeds, he sowed them, he got the first filial generation, then he did selfing of the first generation to get second generation, then he did selfing of the second generation to get third generation. These were the steps undertaken by Mendel. So now we will be discussing about the monohybrid cross. I've already told you what do you mean by a monohybrid cross. Monohybrid cross means a cross in which the two parents differ in only one character. हो सकता है they differ in more than one character, but at a time only inheritance of one character is studied. एक tall plant है, एक dwarf plant है, दोनों में
बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, इनकी जो प्रोजेनी है हमने देखना है बस उसमें हाइट क्या है, हमने बाकी कैरेक्टर देखने ही नहीं। तो दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स in which inheritance of only one character is studied. So we are going to study about inheritance of only one character or inheritance of only one gene. So that is known as monohybrid cross. उस टाइम पे जीन वर्ड नहीं होता था, फैक्टर वर्ड यूज़ किया जाता था। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो उसके लिए कुछ सिंबल या आपने 10th में भी किया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो भी प्लांट लिए उनकी सेल्फिंग कराई, वो मैं यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम। तो सबसे पहले पेरेंट्स लिखा जाता है, उसको पी लिखते हैं। एक प्लांट जो है वो मेल पेरेंट है, मेल का सिंबल है ये पर एरो। ओके, ये एरो किसी भी डायरेक्शन में लगाई जा सकती है, ऊपर की तरफ, साइड की तरफ। सो दिस इज़ द मेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट में हाइट के लिए कितनी जीन्स होंगी एक सेल में? पेरेंट है, डिप्लॉयड है, तो मान लीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल ही ले लें, हाइट की कितनी जीन मिलेंगी उसे? 2 मिलेंगी। और क्योंकि ये मान लीजिए टॉल है तो क्या हो गई? कैपिटल टी, इसके अलावा ऑप्शन और नहीं है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता था, लेकिन प्योर पेरेंट है, होमोजाइगस पेरेंट है, तो कैपिटल टी। ये जो मैं सिंबल बोलती हूँ, ये जो मैं लिखती हूँ, दिस इज जीनोटाइप। ओके, सो जीनोटाइप ऑफ द मेल पेरेंट इज कैपिटल टी। और देखने में वो कैसा होगा, उसका फिनोटाइप देखने में जो होता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। सो फिनोटाइप इज टॉल, मेल पेरेंट इज टॉल एंड जीनोटाइप ऑफ दैट टॉल पेरेंट इज कैपिटल टी। अब मैं फिर से बता रही हूँ, ये इस सेल में जहाँ पे ये 2 जीन्स हैं हाइट की, कैपिटल टी, इस सेल में और भी करोड़ों जीन्स हैं, हम उनको नहीं लिख रहे क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं। तो हम एक ही जीन के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि पेरेंट है तो मैंने इसको डबल में लिखा है। फीमेल पेरेंट, सिंबल ऑफ फीमेल पेरेंट इज दिस, फीमेल पेरेंट इज ड्वार्फ। तो उनके पास हाइट की जीन पेयर क्या है? स्मॉल टी। सो दिस इज द जीनोटाइप। एंड व्हाट इज अ फिनोटाइप? देखने में वो कैसी है? द प्लांट इज ड्वार्फ। ओके, नाउ दीज सेल्स, ये जो मेल सेल मैंने बनाया, फीमेल सेल बनाया, दे विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द गैमेट्स। तो अब हम आगे लिखेंगे गैमेट्स, जिसको मैं सिर्फ जी लिख देती हूँ, वैसे पूरा लिखना चाहिए गैमेट्स। तो जो मेल पेरेंट है कैपिटल टी उनके एक सेल में है। फिर ये अपनी कॉपी बनाएंगे, तो क्या जो है 4 क्रोमोसोम बनेंगी, 4 कैपिटल टी, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। और एक सेल से 4 गैमेट बनेंगे। गैमेट को हाइट की क्या जीन मिलेगी? इट विल बी ओनली कैपिटल टी, और कोई ऑप्शन नहीं। ये जो प्लांट है मेल प्लांट, ये चाहे 1 मिलियन पोलन ग्रेन बना ले, हर एक स्पोरोजिनस सेल से 4 बन रहे हैं, 1 मिलियन बन जाए चाहे पूरे प्लांट में, सभी के पास हाइट की एक ही जीन होगी, कैपिटल टी। गैमेट में सिर्फ एक जीन नहीं है, करोड़ों जीन है। ठीक है, फ्लावर कलर की भी जीन है, जो है फ्लावर के पोजीशन की भी जीन है, पॉड कलर, पॉड, और कितनी सारी जीन्स हैं। बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही जीन लिख रही हूँ बिकॉज आई एम स्टडिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मत सोचना एक गैमेट में एक ही जीन होती है। अगर प्लांट में 1 करोड़ कैरेक्टर्स हैं तो गैमेट में 1 करोड़ जीन्स हैं, सिंगल। तो गैमेट मेल पेरेंट का कैपिटल टी, फीमेल पेरेंट में जो एग है उसके पास कौन सा एलील आएगा? स्मॉल टी, और कोई ऑप्शन नहीं। उसके बाद जब मेल गैमेट जाके फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज करेगा तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगी? जाइगोट को क्या मिलेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, और अब ये क्या बन गया? ये बना जाइगोट, मतलब ये अगली जनरेशन आ गई, पेरेंट के बाद अगली जनरेशन। एंड व्हाट इज़ दैट जनरेशन कॉल्ड? दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो F1 जनरेशन, चाहे यहाँ पे 1000 सीड्स बन जाएं, सभी के सभी टॉल होंगे। जीनोटाइप इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिनोटाइप इज़ टॉल। सो 100% प्लांट्स इन द फर्स्ट जनरेशन आर टॉल, क्योंकि जितने भी पोलन ग्रेन बने थे सबके पास कैपिटल टी था। हर ओवरी में, ओव्यूल में जो एग बन रहा है, एक एग बन रहा है, उसके पास स्मॉल टी ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो द ओनली रिजल्ट विच वी कैन गेट इन ऑल द सीड्स
द जीन पेयर फॉर हाइट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। बाकी जीन पेयर यहाँ नहीं बनाए गए हैं। सो दीज प्लांट्स, ऑल द प्लांट्स विल बी टॉल। ओके, तो अब मैं इसको इतना आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद F2 जनरेशन हमने बनानी है, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर रही हूँ। सो अगेन आई एम स्टार्टिंग। F1 जनरेशन क्या थी हमारे पास, सभी टॉल हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप है, फिनोटाइप है टॉल। अब F2 जनरेशन बनाने के लिए इस प्लांट की सेल्फिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि इसी प्लांट का पोलन ग्रेन इसी प्लांट के स्टिग्मा पे रिलीज़ किया जाएगा। मतलब कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, तो जो F1 पेरेंट्स, अब जो मैंने लिखे हैं F1 पेरेंट्स ये हो गए। साइड पे मुझे लिखना चाहिए F1 पेरेंट्स। F1 पेरेंट्स है, मेल पेरेंट्स भी ऐसे, पेरेंट हमेशा डिप्लॉयड लिखे जाते हैं। अब ये गैमेट्स बनाएंगे, तो 4 गैमेट जो बनेंगे इस केस में 2 को मिलेंगे कैपिटल टी और 2 को मिलेंगे स्मॉल टी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी वाला अपनी कॉपी बनाएगा, 2 कैपिटल टी हो गए, स्मॉल टी वाला अपनी कॉपी बनाएगा, 2 स्मॉल टी हो गए। तो हर 4 में से 2 के पास कैपिटल टी, 2 के पास स्मॉल टी। तो जितने भी पोलन ग्रेन बन रहे हैं 50% पोलन ग्रेन्स के पास हाइट की जीन होगी टी, बीच में कॉमा लगाया है, बाकी 50% के पास हाइट की जीन होगी स्मॉल टी। तो जितने भी गैमेट्स बन रहे हैं हाइट के मामले में वो 2 तरह के होंगे। आधों के पास हाइट के लिए कैपिटल टी होगी, क्योंकि एक गैमेट में एक ही जीन होगी हाइट के लिए, बाकी जीन्स भी होंगी, हाइट की एक ही जीन होगी, तो वो क्या हो सकती है, या कैपिटल टी या स्मॉल टी। पेरेंट के पास दोनों थी। इधर फीमेल में भी एग जितने भी बनेंगे किसी किसी के पास होगी कैपिटल टी, किसी किसी के पास स्मॉल टी। ठीक है, या तो एग कैपिटल टी जीन रख सकता है या स्मॉल टी जीन रख सकता है, इसलिए बीच में कॉमा लगाया गया है। नाउ दीज गैमेट्स विल फ्यूज टू गेट F2 प्लांट्स। F2 प्लांट्स पता लगाने के लिए हमें पनेट स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो वो पनेट स्क्वायर मैं बना रही हूँ। पनेट स्क्वायर बनाने के लिए हम जो है इस तरह का बॉक्स बनाएंगे, पूरा स्क्वायर बॉक्स सब बना लो। एक तरफ मेल पेरेंट्स के जीन्स, जो गैमेट्स में जो जीन है वो लिखी जाएगी। तो मेल पेरेंट के पास क्या था, मेल पेरेंट के पास आधे गैमेट्स में कैपिटल टी था और आधे में स्मॉल टी वाली जीन थी। दूसरी तरफ फीमेल पेरेंट की जीन्स लिखी जाएंगी। तो फीमेल पेरेंट के पास क्या है, या तो कैपिटल टी है एग के पास या फिर स्मॉल टी है। अब इसमें से कोई भी मेल गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करे तो क्या होगा, मान लो ये दोनों जो गैमेट्स हैं, तो टी इंटू टी कैपिटल टी, तो ये होगी जीनोटाइप। ये प्लांट की फिनोटाइप क्या होगी, टॉल। फिर अगर ये और ये, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस विल ऑल्सो बी टॉल बट हेटेरोजाइगस टॉल, क्योंकि दोनों एलील एक जैसे नहीं है। नाउ दिस वन एंड दिस वन, capital T small t, this will also be tall but heterozygous tall. Last, this and this, small t and small t, this will be dwarf. recessive character है, हमेशा homozygous होगा, heterozygous नहीं हो सकता। Okay, so this is our second filial generation। ये जो 4 पौधे बने हैं, हर 4 में से, ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 ही बनेंगे, हर 4 में से 3 जो हैं टॉल होंगे और एक ड्वार्फ होगा। सो व्हाट रेशो डू वी गेट, फिनोटाइपिक रेशो। मैं सिर्फ कैरेक्टर की एक्सप्रेशन देख रही हूँ, टॉल या ड्वार्फ। फिनोटाइपिक रेशो इज 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ। आउट ऑफ 4 3 आर टॉल, मतलब कि 3 आउट ऑफ 4 मतलब 75% जो हैं वो टॉल हैं और 25% जो हैं वो ड्वार्फ हैं। ठीक है, तो ये जरूरी कि सिर्फ 4 पौधे हैं। मान लो 100 हैं, तो 100 में से 75 ऑलमोस्ट टॉल होंगे और 25 ड्वार्फ होंगे। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो है। अगर मैं जीनोटाइप देखें तो 4 में से एक है कैपिटल टी, 2 हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी।
तो क्या रेशो बनी, 1:2:1. सो phenotypic ratio is 1:2:1. So that 3:1 was genotypic ratio. सॉरी ये phenotypic रेशो है और जीनोटाइपिक रेशो है, एक कैपिटल टी, दूसरा जीनोटाइप है 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी. तो एक ये, 2 ये और एक ये ये जीनोटाइपिक रेशो है. मैं लिख ही देती हूँ बार बार मिक्स करने से अच्छा. जीनोटाइपिक जो अक्षर जो हम देख रहे हैं, अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, वो जीनोटाइप है. ठीक है, तो आपको 3 तरह की कॉम्बिनेशंस दिख रही हैं. मैं पूरा रब करके लिख देती हूँ. देखने में 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था. ये हो गई फिनोटाइपिक रेशो, जो देखने में कैरेक्टर आपको दिख रहा है. और उनकी जो जीन कॉम्बिनेशन थी, दैट इज़ 1 प्योर टॉल, 2 heterozygous tall and 1 dwarf. 1:2:1 is the genotypic ratio for monohybrid cross. ठीक है, तो आज हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उनकी रेशो देखी. अब इस क्रॉस से क्या इन्फ्रेंस हमें मिला. जो पनेट स्क्वायर आपको समझ आ गया होगा, जो हमने बॉक्स बनाया था. व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate probability of all possible genotypes in a cross. साइंटिस्ट थे आर.सी. पनेट. साइंटिस्ट का नाम था आर.सी. पनेट, और जिनसे ये आइडिया लेकर ये यहाँ पर लगाया गया था. तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टू कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज अ पनेट स्क्वायर. नाउ व्हाट आर द इन्फरेंसेस, नतीजे जो हैं, जिस नतीजों पर पहुँचे मेंडल, वो क्या हैं. वो पहले था कि फर्स्ट थिंग ही सेड दैट समथिंग इज़ बीइंग पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड दिस समथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स एंड दैट समथिंग ही नेम्ड देम एज फैक्टर्स. उन्होंने कहा कोई फैक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं थ्रू दैट जाइगोट. ठीक है, जो जाइगोट में पेरेंट्स से कोई कैरेक्टर आए हैं और वो कौन लेके आए, फैक्टर्स लेके आए. नाउ वी नो दैट फैक्टर्स आर जीन्स एंड फॉर ईच जीन 2 एलील्स आर देयर एंड ईच ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग 2 फैक्टर्स फॉर अ कैरेक्टर, 1 फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड 1 फ्रॉम द फीमेल पेरेंट. मेंडल ने कहा कि हर कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर मिल रहे हैं, एक मेल पेरेंट से और एक फीमेल पेरेंट से. 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, और अगर ये दोनों एक जैसे नहीं हैं तो उनमें से एक ही एक्सप्रेस कर रहा है. क्योंकि जब टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया था तो उन्हें ये लगा था कि पहली जनरेशन में मिडिल हाइट के प्लांट मिलेंगे. नहीं मिले. क्या मिले? सभी टॉल मिले. तो मतलब ड्वार्फ जो है वो टॉल की प्रेजेंस में ड्वार्फ वाला फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. तो एक कैरेक्टर जो है वो टॉलनेस का मिला होगा, एक ड्वार्फनेस का मिला होगा. तो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर टॉलनेस वाले कैरेक्टर के सामने दब गया, ये उन्होंने ये माना. तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर गया, दैट कैरेक्टर इज नोन एज डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द वन विच कुड नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ वाज नोन एज रेसेसिव कैरेक्टर. ठीक है, तो उन्होंने माना कि 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं. जो एक्सप्रेस कर गया वो डोमिनेंट फैक्टर है, जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा वो रेसेसिव फैक्टर है. तो फिर क्या रेसेसिव फैक्टर कहीं गायब हो गया? नहीं, क्योंकि जब उन्होंने अगली जनरेशन F2 जनरेशन जब उन्होंने ग्रो करी तो उन्हें क्या मिला? उन्हें वो ड्वार्फ कैरेक्टर दोबारा मिला. हर 4 में से 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था. ठीक है, मतलब कि वो कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिख रहा था वो सेकेंड जनरेशन में फिर आ गया. मतलब कि वो कहीं गायब नहीं हुआ था, वो मिक्स नहीं हुआ था. देयर इज़ नो ब्लेंडिंग नहीं हुई. वो जो कहीं जाके वो जो फैक्टर था वो ऐसा नहीं हुआ कि टॉल वाले कैरेक्टर में ब्लेंड हो गया और वो टॉल वाला कैरेक्टर रह गया और जो ड्वार्फ वाला उसके बीच में कहीं मिक्स हो गया. ऐसा नहीं है, वो अपना अलग पड़ा रहा और वो सेकेंड जनरेशन में फिर एक्सप्रेस कर गया. सो ही सेड दैट देयर इज़ नो ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ फैक्टर्स. द
recessive character again comes in the या expresses in the second generation. Okay, so these were the inferences. Now दो लॉज मैं जस्ट जल्दी जल्दी बता देती हूँ. इनके इस स्टडी के बेस में बाद में उन्होंने तो नहीं बनाए, बाकी साइंटिस्ट मैंने आपको जो है पहले बताए थे, क्रिस कॉरेंस, शर्मैक, इन सब ने मिलकर कुछ लॉज जो हैं वो बनाए. तो एक लॉ जो इनकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दो लॉज जो हैं वो बनाए गए. फर्स्ट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेकेंड इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दो लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैं नोट्स भेजूंगी इसके. लॉ ऑफ डोमिनेंस, नाउ व्हाट डज लॉ ऑफ डोमिनेंस से? सबसे पहली चीज़ दैट द फैक्टर्स दे कंट्रोल द कैरेक्टर्स. ठीक है, कैरेक्टर्स जो हैं फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, एक पेरेंट में या एक डिप्लॉयड सेल में. हर ऑर्गेनिज्म को हर कैरेक्टर के दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक मेल पेरेंट से एक फीमेल पेरेंट से. अगर दोनों कैरेक्टर एक जैसे नहीं हैं यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो दोनों में से एक एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट है, और जो डोमिनेंट के प्रेजेंस में जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो रेसेसिव कैरेक्टर है. दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ द टू फैक्टर्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर आर नॉट सिमिलर, only one will express itself. It is known as the dominant factor, and the one which does not express itself is known as the recessive factor. Okay, so this is what is meant by law of dominance. And what is the importance of this law? This law explains the reason behind the presence of only one type of phenotype in F1 generation. F1 generation में सिर्फ एक ही तरह के पौधे क्यों दिखे? लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण. और इसी के कारण हमें F2 जनरेशन में 3:1 रेशो भी समझ आती है लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण, कि क्यों 3 टॉल हैं और क्यों एक ड्वार्फ है, क्योंकि 3 में जो है वो टॉलनेस वाला कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. सो दिस वॉज द फर्स्ट लॉ based on monohybrid cross, law of dominance. Another law was law of segregation. Law of segregation, segregate होना मतलब अलग होना, segregation होना मतलब अलग होना. Law of segregation. Now what is there in this law? ये आपको पहले बताया कि दो फैक्टर्स मिल रहे हैं. ठीक है, ये जो दो फैक्टर्स हैं ये पेरेंट सेल में हैं या डिप्लॉयड सेल में हैं. गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ये दोनों फैक्टर्स एक दूसरे से अलग होके अलग अलग गैमेट में जाएंगे. एक सेल से अगर 4 गैमेट बनते हैं तो 2 को कैपिटल टी और 2 को स्मॉल टी वाला फैक्टर मिलेगा. दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट ईच कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स, and these 2 factors they segregate or they separate at the time of gametogenesis or gamete formation, and each gamete receives only one factor for a particular character. ये ध्यान रखना, for a particular character मतलब अगर 100 कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ 100 फैक्टर होंगे, बट अकेले अकेले होंगे, डबल में नहीं होंगे. ठीक है, एक कैरेक्टर का एक ही फैक्टर एक गैमेट को मिलेगा. दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट द 2 फैक्टर्स फॉर अ कैरेक्टर सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बट दे डू नॉट ब्लेंड, आपस में मिक्स नहीं हुए. दे अगेन रीयूनाइट ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के वक्त ये दोबारा रीयूनाइट कर जाएंगे, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन के वक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. एंड दिस लॉ इम्पॉर्टेंस क्या है? दिस लॉ प्रूव्स द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. दैट मीन्स नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील्स. एलील्स आपस में मिक्स नहीं होते, वो अलग अलग गैमेट में जाते हैं. हर गैमेट को हर कैरेक्टर का सिर्फ एक एलील मिलता है. दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो टुडे वी डिस्कस्ड द स्टेप्स अंडरटेकन बाय मेंडल. देन वी डिस्कस्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस कि कैसे बनाना है. पहले पेरेंट जो है वो लिखने हैं, उसके बाद उनके गैमेट्स लिखने हैं, फिर F1 जनरेशन, फिर पनेट स्क्वायर बना के F2 जनरेशन. देन वी डिस्कस द 2 लॉज, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई आपको. जब मैं आपको इसके नोट्स भेजूँगी तो आपको ये
अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब आप अपने आप ट्राई करो। मान लो कि एक पेरेंट का जो पी पेरेंट इज़ हैविंग वायलेट फ्लावर एंड अनदर पी पेरेंट इज़ हैविंग वाइट फ्लावर, तो इसकी मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाओ और मुझे भेजो इसकी जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक F2 जनरेशन तक। ठीक है। दूसरा, वन पेरेंट हैविंग राउंड सीड एंड अनदर पेरेंट हैविंग रिंकल्ड सीड। कोई 5 मिनट ही लगेंगे इनको बनाने में। तो 2 सिचुएशन मैंने दे दी, इनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने बनाने हैं। ओके। एंड थर्ड वन is one parent having constricted pods and one having inflated pod। pod मतलब फली, एक की फूली हुई है इन्फ्लेटेड और दूसरे की कंस्ट्रिक्टेड है, दूसरे पी प्लांट की। तो ये 3 मोनोहाइब्रिड क्रॉस 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको। इसकी F2 जनरेशन तक आपने मुझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाकर देनी है पनेट स्क्वायर के समेत। ठीक है। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। मतलब कि जो 2 लॉ हैं, क्या ये पी प्लांट के अलावा हर एक पौधे में सेट हुए या नहीं हुए, क्या कुछ अलग रिजल्ट भी मिला, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।